एक बार फिर से आप बच्चों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एसरेशन एंड रीजन बेस्ड जो 50 क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं। बड़े इंपॉर्टेंट है अभिकथन और तर्क आधारित क्वेश्चन को। देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं। तो चलिएगा, शुरू करते हैं। अभिकथन और तर्क पर आधारित 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीडी फाइल मैंने आपके साथ शेयर की है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आप बच्चों के लिए लेकर आता हूँ। फिलहाल 50 क्वेश्चन ये करेंगे और उसके बाद 50 क्वेश्चन केस स्टडी आधारित जो पर्सन है, क्योंकि ये 12 नंबर के आने हैं आपके एग्जाम में, वो वीडियो भी हम आपके साथ लेकर आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखना है और आप चाहो तो पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कीजिएगा और फिर अपने आंसर को मैच कीजिएगा। चलिएगा, बढ़ते हैं प्रैक्टिस की तरफ। पहला क्वेश्चन आप बच्चों के लिए यहाँ पर है। क्वेश्चन क्या है उससे पहले, ये किस किस के लिए है? प्रिय विद्यार्थियों, राज्य बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए कक्षा 10वीं की गणित की नई कार्य पुस्तिका एसरेशन एंड रीजन बेस्ड 2026 अब उपलब्ध है। इस पुस्तक में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है जो विद्यार्थी की अंतिम परीक्षा में सहायता करेंगे। और ये प्रश्न पाठ्यपुस्तक में नहीं है, इसलिए ये पुस्तक विशेष रूप से आपके लिए तैयार की गई है। कृपया इस पुस्तक को विद्यार्थियों के साथ साझा करें। अपने मूल्यवान सुझाव हमें भेजिए, आपके सुझाव हमें और बेहतर बनाने में सहायता करेंगे। मेरा नाम है सुरेश कुमार, गणित प्रवक्ता, जिला शिक्षा विभाग फतेहाबाद से। तो चलेगा, ये मैसेज आपके लिए और पहला क्वेश्चन आप बच्चों के लिए है। चलिएगा, इसको करते हैं। अभिकथन कह रहा है कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती है। और कथन का तर्क बनाया है, कहता है कि एक वृत्त का व्यास इसकी सबसे लंबी जीवा है। ये बिल्कुल सत्य है कि अगर आपने एक वृत्त लिया है और जीवा को आपने केंद्र से पास कर दिया तो ये सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये आपके पास सत्य हो जाता है। अब बात करें वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर। अगर ये आप एक वृत्त है और ये इसका व्यास हो गया कि सिरों पर खींची गई रेखाएं क्या है, परस्पर समांतर होती है, तो ये बात भी आपकी यहाँ पर सत्य हो जाती है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है, क्या क्या इस तरक ने इसकी कोई हेल्प की है? तो हम कहेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभिकथन, दोनों अभिकथन और तर्क सही है, लेकिन तर्क अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या हम तब मानते हैं जब तर्क, जो फॉर्मूला, जो लॉजिक वहां पर बताया जा रहा है, वो ऊपर वाले क्वेश्चन में अभिकथन में हल करने में आपकी मदद करता है। तो यहाँ पर हम जाना चाहेंगे बी ऑप्शन के साथ। चलेगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए। कहता कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स एक्स को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है तो यह द्विघात बहुपद नहीं हो सकता है। जबकि तर्क कह रहा है कि घात आपने ली है n, जो कि एक से बड़ी है, कि बहुपद के अधिकतम शून्यक n होते हैं। बिल्कुल सही। x की जो भी घात रहेगी, जितनी भी घात होगी, उतने ही इसके शून्यक होते हैं। तो ये आपकी बात सत्य हो जाती है। और बात करें अभिकथन की, कि बहुपद का ग्राफ जो है ना, एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। तो देखिएगा, केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, कुछ इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो यह द्विघात बहुपद नहीं हो सकता है। आपने ग्राफ बनाए, एक्सरसाइज में आपने देखा होगा, एक्सरसाइज 1.2 में आपने जब ग्राफ बनाए तो वहां आपने देखा कि कुछ ऐसे ग्राफ है जो बहुपद के जो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं, लेकिन द्विघात बहुपद है वो। तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका असत्य हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर तर्क सत्य है, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिलता है, जो कि आपका डी ऑप्शन है। तर्क, केवल तर्क सही है, तो आपका डी आंसर यहाँ पर लग जाएगा। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता कि 10 सेंटीमीटर भुजाओ वाले
दो घनों को किनारे मिलाकर रखने से बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1200 सेंटीमीटर होगा। तर्क कह रहा है कि घन घन है आपके पास जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपके पास एक फलक आपने ले लिया जिसकी भुजाएं 10-10 है, तो एक फलक का क्षेत्रफल बिल्कुल आपका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, जबकि यहाँ पर घन लगाया गया है, तो ये हम गलत कहेंगे। अगर ये वर्ग लगाया होता तो हम कहते सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर घन लगा दिया तो ये तो आयतन की बात हो रही है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 1200 वर्ग सेंटीमीटर बन जाएगा। देखिएगा, आपको ये पता लग गया 10 सेंटीमीटर भुजा वाला, ठीक है, वाले दो घनों को हम जोड़ लेते हैं। ओके, अगर हमने दो घन जोड़ लिए, एक ये आ गया आपके पास और एक आपके पास ये आ गया, ठीक, दो घनों को आपने यहाँ पर जोड़ लिया है। अब हम बात करेंगे इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो लंबाई है वो 10 और 10 20 होगी। ओके, ऊंचाई 10 ही रहेगी और चौड़ाई भी इसकी 10 रहने वाली है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल लीजिएगा। चलिएगा, निकालते हैं। आपको पता है कि टोटल जो सरफेस एरिया रहने वाला है वो क्या होता है, 2 इंटू में एल बी बी एच प्लस में एच एल रहने वाला है। यहां से दो, ओके, 20 गुणा में 10 जमा में 10 गुणा में 10 जमा में 10 गुणा में 20, ये आपका हो जाएगा। हल कर लीजिएगा, इक्वल टू 2 आ गया। 200 आपके पास, 100 आपके पास और 100 आपके पास, ये आपका फिर से 200 हो गया। ठीक है, तो 200 और 200 400 और 500, 500 का दुगना करेंगे तो आपके पास ये आपका 1000 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दोनों ही गलत कथन यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि दोनों ही गलत हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो जरूर यहाँ पर दो रहा होगा। अगर दो है तो हम कहेंगे कि आपका जो तर्क है सही है, हम डी के साथ जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बनता जिसके अंदर दोनों ही गलत हो सकता है इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहा हो। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए कहता है कि साइन ए का मान जो है 1/3 है, तो कोज ए का मान 2√2/3 होगा। ठीक है, और सभी कोणों के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये प्रॉपर्टी आइडेंटिटी आपने पढ़ी, सत्य है। अभी देखिएगा, क्या इस प्रॉपर्टी के आधार पर ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसको हल कर सकते हैं, तो हम कहेंगे यस। यहां से आप अगर कोस स्क्वायर थीटा का मान अगर आप निकाल लेते हैं तो आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ओके, सो एक और साइन थीटा का मान आपको दिया हुआ है जो कि आपका 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। हल किया, 1/9 हो गया और 9 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास 8/4 हो गया। ओके, जो कि आपका कोस स्क्वायर थीटा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कोस थीटा आएगा वो क्या रहेगा, इसका अंडरूट कर लेंगे, अंडरूट 8/9 जो कि मेरा 3 और 2√2 हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन में आपने ये देखा है कि आपका जो तर्क है वो सही है, पहली बात, और इस तर्क ने ऊपर वाले क्वेश्चन को अभिकथन को हल करने में भी आपकी मदद की है। तो इसे हम कहते हैं सही व्याख्या करना। ओके, सही व्याख्या कब होती है प्यारे बच्चों, सही व्याख्या तभी होती है जब आपका जो तर्क है वो सत्य होता है और ये तर्क ऊपर वाले अभिकथन को हल करने में आपकी मदद करता है। तो चलिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि पहले आप तर्क पे काम कीजिएगा, तर्क इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कहता है बिंदुओं x1y1 और x2y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1:m2 में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ये होंगे। बिल्कुल, ये आपने फार्मूला पढ़ा है आपके, ठीक है, ये आपका x1 और ये आपका x2 हो जाता है, बिल्कुल सही है। क्या इसी की सहायता से
हम ऊपर वाले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बिंदु आपको 1,2 और -1,1 दिया हुआ है। अगर हम इसको हल करें तो क्या हमारे पास आंसर कुछ ऐसा ही आएगा? तो चलिए इसको हम हल करते हैं और इसका हम पता करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर दोनों बिंदु जो है वो नोट कर लिए हैं। वो मेरा 1,2, ओके, और दूसरा जो बिंदु है -1,1 है। और यहाँ पे जो रेशियो आपको दिया गया है वो आपका 1:2 है। और ये बिंदु जो है क्या वो ये बनने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, जो कि फॉर्मूला आप ही अप्लाई करेंगे। तो मेरा x1 क्या आएगा, x1 के लिए इस 1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से, और इस -1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 से। ओके, -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और इसी अनुपात को हम भाग कर देंगे, जो कि मेरा 1+2 होगा। हल कीजिएगा, 2 - 1/3, जो कि मेरा 1/3 है। तो पहला बिंदु माइनस कह रहा है और ये हमारे पास 1/3 आ रहा है। एक बार चेक कर लीजिएगा। तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये हमारा प्लस का 1/3 है और ये मेरा माइनस का 1/3 आ रहा है, तो ये मेरा गलत हो गया, ये मेरा सही हो गया। तो राइट आंसर हम डी के साथ जाएंगे। तर्क सही है, विघटन गलत है, क्योंकि आंसर रॉन्ग आ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, कहता कि तर्क हम पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले लॉजिक पे काम कीजिएगा। तर्क क्या कह रहा है, तर्क जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर क्वेश्चन को हल करना है। तर्क कहता है कि किसी इवेंट की घटना की प्रोबेबिलिटी और उस घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम एक होता है। बिल्कुल सही, आपने पढ़ा भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस नॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 1। सभी संभावित इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का जो सम बनता है वो 1 होता है। बिल्कुल सही है। इसी की सहायता से क्या ऊपर वाले क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। कहता है एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज खेलेगी 45 गेंदों में से 9 गेंदों पर चौका मारकर एक दिए गए बॉल पर चौका न मारने की प्रायिकता 4/5 होगी। अब सीधी सी बात है कि 9 गेंदों पर चौका मारता है, तो प्रोबेबिलिटी हम कर लेते हैं कि चौका मारने की क्या बन रही है, 9/45, जो कि मेरा 1/5 है। सही बात है। अब नहीं है, अब उसी घटना की प्रायिकता नहीं है का सूत्र अगर ये हम यूज करते हैं तो a घटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर देंगे, तो बराबर मेरे पास 1 घटा में 1/5, जो कि मेरा क्या बनेगा, 4/5 बनेगा, और जो कि बिल्कुल सही है। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि दोनों ही सही है ना, ये भी आपका सत्य है और ये भी आपका अभिकथन भी आपका सत्य बन रहा है। और इसमें हमने ये भी देखा कि जो तर्क के में जो फार्मूला जो बताया गया है, उस फार्मूले की हेल्प से हमने अभिकथन को हल किया है। तो इसे कहा जाता है सही व्याख्या करना। तो इसने ऊपर वाले अभिकथन की सही व्याख्या की है। चलिए सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, पहले बात करेंगे तर्क पे। तर्क है, कहता कि बिंदु आपके पास -3, के बिंदुओं 5,4 और 2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है। तो तर्क है यहाँ पे, हमें देखना पड़ेगा सही है गलत है। एक रेखाखंड का मध्य बिंदु इसे 1:1 में विभाजित करता है, ये तो बिल्कुल सही है, ये आपका सत्य हो चुका है। ओके, और बात करेंगे क्या नीचे वाला भी सत्य है, आइएगा इसको हल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। अब देखिएगा, हमारे पास 1:2 है, दो बिंदु भी दे रखे हैं, तो क्या इसकी वैल्यू ये आने वाली है। तो हम अगर इसको x कहें और इसको y कहें, तो ये x हमें कैसे मिलता है, ये हमारा x जो आएगा, इस 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और प्लस करेंगे और इस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। ओके, और इसी अनुपात से हम इसको डिवाइड करें तो 1 + में 2 हो गया, जो कि मेरे पास 10 और 2 बाय में 3, यानी 12/3, जो कि मेरा 4 बन रहा है, जबकि ये कह रहा है कि -3 है। तो हम कहेंगे ये मेरा
गलत है। ओके, तो ये मेरा असत्य यहाँ पर हो जाता है। ओके, सो हम जाएंगे यहाँ पर कि अभिकथन सही है और तर्क गलत है। ओके, ठीक है, वैसे भी तर्क नहीं बन रहा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तर्क, वृत्त की परिधि 2 त्रिज्या है। अब यहीं से देखिएगा, यही गलत हो गया। आपकी जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, तो इसका एक ही ऑप्शन है। कहता कि तर्क गलत, एक ही ऑप्शन है। आप डायरेक्ट सी को अपना आंसर बना सकते हैं, आपको अभी कथन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तर्क अगर गलत है उसका एक ही ऑप्शन है, सी है। ओके, और ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपको ए पर जाने की जरूरत नहीं है। एक वृत्त की परिधि है तो उसकी त्रिज्या ये। ओके, आप चाहो तो हल करें, लेकिन आंसर तो यही बनने वाला है। ओके, क्यों? क्योंकि तर्क गलत है, उसका एक ही ऑप्शन है जो कि सी है। आप चाहो तो ऊपर वाला हल करेंगे, सत्य असत्य कोई लॉजिक नहीं बनने वाला। तो चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा, किसी समलंब की समांतर भुजाओं के समांतर कोई रेखा असमांतर भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। बिल्कुल सही है। अगर आपने एक समलंब ली और समलंब में आपने क्या कर दिया, आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई है आपकी क्लास 10 में, किसी भी या तो इसके या इसके समांतर रेखा अगर आपने खींच दी ऐसे, तो जो अनुपात इसका बनने वाला वही अनुपात इस भुजा का भी बनेगा। तो ये आपका सत्य हो जाता है। चलेगा, और बात करते हैं इसी के आधार पर अभिकथन ए बी सी डी एक समलंब है। चलिएगा, ले लेते हैं ए बी सी डी एक समलंब है, जिसमें डी सी आपकी ए बी के समांतर है। ई और एफ, आपके पास ई आ गया और आपके पास एफ है। ई और एफ क्रमशः ए डी और बी सी पर बिंदु इस प्रकार है कि ये रेखा इसके समांतर के साथ साथ ए ई बटे में ए डी एफ सी, एक मिनट भाई, ए ई बटे में ई डी। ओके, बराबर है बी एफ बटे एफ सी। बिल्कुल सही है। तो ये नियम इसके काम भी आ गया, ये सत्य है। और इस नियम इस तरह के आधार पर हमने अभिकथन को हल भी कर लिया, तो इसको कहते हैं सही व्याख्या। दोनों सही तो है, दोनों सही हैं, और व्याख्या भी इसने यहाँ पर की है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभिकथन है शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। बिल्कुल सही है। आप शून्य को कैसे लिख सकते हैं? शून्य इंटू एक्स वन, शून्य इंटू एक्स स्क्र, और शून्य इंटू एक्स क्यूब, किसी भी प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। ओके, सो बिल्कुल सही बात है। एक शून्यंतर अचर बहुपद की घात 0 होती है, यानी नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर क्या है? 5, 7, 11, कोई भी रियल नंबर है। तो 5 है, तो इसकी घात क्या होगी? इसको हम लिख सकते हैं क्या? 5 इंटू में एक्स की पावर 0, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। ओके, सो इसकी घात क्या रहती है? शून्यंतर अचर बहुपद की घात 0 होती है, ये भी सत्य है। ओके, और ये भी सत्य है। ओके, लेकिन लेकिन क्या इसने इसको परिभाषित किया है? नहीं किया है। ये जो आपका तर्क ये नहीं बता पाता कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित परिभाषित है या नहीं है, परिभाषित है या नहीं। तो इसलिए दोनों सत्य है, लेकिन व्याख्या नहीं कर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, तर्क पे काम करेंगे। एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु की बात हो रही है। खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। बिल्कुल सही कहा। अगर आपका कोई बाह्य बिंदु है, अगर आप स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, और इनकी जो लंबाइयां होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी, समान होगी। बिल्कुल सही है, इसको हम सत्य लिखेंगे। चलिए, अब अभिकथन पर काम। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपका वृत्त हो गया, ये आपकी स्पर्श रेखा, और ये आपकी त्रिज्या। तो बिल्कुल ये जो स्पर्श रेखा है इस त्रिज्या पर लंब होती है, ये बात भी आपकी सत्य है। लेकिन क्या इस लॉजिक ने, क्या इस तर्क ने काम किया है अभिकथन को करने में? तो हम कहेंगे नहीं, तो यहाँ पर व्याख्या
नहीं की है, लेकिन दोनों जो है सही है। तो चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12, रेखिक समीकरण आपको दिए हुए हैं तो ओके, और यहां पर युग्म असंगत होगा यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। असंगत होने का मतलब कोई हल यहाँ पर नहीं होगा। तो क्या कोई हल न हो कि शर्त सही है? अब बताओ, कोई हल न हो कि शर्त, यहाँ पर आप क्या कहोगे? बिल्कुल कहोगे कि ये तो सत्य है। ठीक है, तो सत्य है क्योंकि कोई हल नहीं है, तो असंगत हो गया। क्या ये भी असंगत है? पता करते हैं। तो 3/15 आपने लिया, ओके, जो कि आपका 1/5 बन गया है, और 5/25 आपने लिया, ये भी आपका 1/5 बन चुका है। और लास्ट में 4/4/25 जो कि बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है, ये आपका बराबर नहीं आया है। तो इस शर्त ने, इस कंडीशन ने इस क्वेश्चन को हल करने में मदद भी की है, तर्क व्याख्या कर रहा है विकथन की, और दोनों सत्य भी। तो हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, सही व्याख्या मिली क्योंकि फार्मूला अप्लाई हो रहा है, और दोनों यहाँ पर सही भी है। ए इज द राइट आंसर। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तर्क, लॉजिक, के शून्य 0 और ए है, बिल्कुल। अगर आपने x कॉमन लिया और x प्लस ए यहाँ पर आप लिख पाओगे। अगर इसको 0 पुट करते हो, या तो आपका x 0 होगा या x का मान -a होगा। तो यहाँ पर ये आपका असत्य हो गया। और अगर आपका तर्क असत्य हो जाए तो आप कथन पर ना जाइएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है तर्क गलत होने का, जो कि आपका सी बनता है। अभी कथन पर काम करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन हल करना चाहो तो वास्तविक शून्य कहीं दो ही आएंगे। x कॉमन ले लिया, x प्लस में 4, ओके, तो यहां पर इसको 0 पुट करेंगे, या तो x 0 होगा या मेरा, अथवा हम कहेंगे कि x प्लस 4 मेरा 0 होगा। तो x की वैल्यू मेरे पास -4 हो जाएगी। तो दोनों 0 और -4 बिल्कुल वास्तविक शून्य है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये सत्य है और ये असत्य है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो दोनों सत्य होने चाहिए, या दोनों में से एक सत्य और एक असत्य। ठीक है, तो इसलिए दोनों असत्य और सत्य का नहीं बनता है, सिर्फ सी ऑप्शन बनता है। या तो तर्क गलत होता है, या आपका अभिकथन गलत होता है। एक गलत और एक सही यहाँ पर नहीं है। ओके, तो हम कहेंगे अभिकथन तर्क गलत है, जो कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन जो बढ़ते हैं। एक पासे के फलकों पर अभाज्य संख्याएं जो है 2, 3, 5 है, बिल्कुल सत्य बात। ओके, एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 2/3 होगी। अब इसकी प्रायिकता अगर हम निकाल लेते हैं, प्रायिकता क्या, अभाज्य संख्या की, तो कुल परिणाम आपके पास 6 है और ये 3 है, तो 1/2 हो गया है। तो आपका अभिकथन यहाँ पर गलत साबित हो रहा है। अभिकथन गलत है तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्योंकि आपका डी है। अभिकथन गलत है तो रीजन सही होगा, दोनों ऑपोजिट रहेंगे। ओके, चलिएगा अगला क्वेश्चन आप बच्चों के लिए है ये। तो एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां एक समान होती है, इसको हम कर चुके हैं। जानवी त्रिज्या पर लंबाई, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, स्किप कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आइएगा, करते हैं काम, तर्क पे काम करते हैं। कहता कि द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है और के मूल वास्तविक हैं। मूल वास्तविक हैं, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी डी की। डी जो है, अगर हम डी निकाल पाए यहाँ पर, ओके, उससे हम बता पाएंगे। तो बी का मान यहाँ पर -1 है, -1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। तो ए घटा में 4 जो कि आपका -3 हो गया है। डी का मान 0 से छोटा हो गया है, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे।
अब ये आपका गलत हो गया, तो आपको अभिकथन पर काम करने की आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल यहाँ पे अगर आपका तर्क गलत हो चुका है तो अभिकथन पर काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तर्क गलत है वो केवल एक ही ऑप्शन में मिलेगा, सी। अभिकथन आपको ऑटोमेटिक सही ही मिलने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए। प्रीमेय गुणांकों वाले द्विघात समीकरण के कर्णी मूल संयुग्मी युग्मों में होते हैं। बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको आंसर मिल रहा है 5 - √2, तो दूसरा आंसर क्या मिलेगा? 5 + √2। ये दो आंसर आपको मिल जाएंगे, जिनको कहा जाता है संयुग्मी युग्म। ओके, अभिकथन क्या है? सेम चीज यहां पर है जो एग्जांपल ली मैंने। प्रीमेय गुणांक वाले द्विघात समीकरण का एक मूल है ये, तो दूसरा मूल आपका ये होगा। बिल्कुल सत्य है। यानी ये जो नियम है, लॉजिक जो है, वो यहाँ पर भी काम आ रहा है। दोनों सत्य है और इसको हम कहेंगे सही व्याख्या करना। तो ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तर्क फार्मूला सही है, चेक कीजिएगा। बिल्कुल 1 में कोट स्क्वायर। ओके, बिल्कुल सही है ये आपका। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। बिल्कुल सही है। अब अभिकथन क्या कह रहा है? कहता कि किसी भी एंगल जो कि 0 और 90 के बीच में होगा, तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। बिल्कुल सही है। अब व्युत्क्रम है, इसका मतलब ये है कि अगर अगर कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा की गुण किससे की जाए? इसकी गुणा की जाए आपकी कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा से, तो ये आंसर आपका 1 आने वाला है। केयर करेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आपकी वैल्यू 1 ही होगी, जो कि हम यहाँ से भी देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सत्य है, ये भी सत्य है, और इसी की मदद से हमने अभिकथन को हल किया है। तो सही व्याख्या कर रहा है, और हम जाना चाहेंगे ऑप्शन ए के साथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। करक माध्य महजक और बहुलक में संबंध जो है बिल्कुल सही यहाँ पर बताया गया। याद कर लीजिएगा, बहुलक क्या होता है? माध्य के 3 गुना में से अगर 2 गुना और माध्य घटा दिया जाए तो आपको बहुलक प्राप्त होता है। चलिए इस सूत्र की मदद से इसको हल करते हैं। ओके, 3 और माध्यक का मान क्या है आपके पास? माध्यक का मान जो है आपके पास 170 है। ओके, माइनस में दुगना आपका माध्य माध्य आपके पास 169 है। ओके, तो देखते हैं बहुलक का आंसर क्या आएगा। तो ये आपके पास 510 हो गया, और ये आपके पास 18, और ओके माइनस कर दीजिएगा। 10 में से 8 गया 2, और 10 में 3 गया 7, 4 172। बिल्कुल बहुलक जो आया है 172 आपके पास आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि फार्मूले ने बिल्कुल मदद की है अभिकथन को हल करने में। तो इसे कहा जाता है सही व्याख्या कर देना। दोनों सही है, दोनों सही है, और फार्मूले ने हेल्प की है अभिकथन को हल करने के लिए। सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिकथन, यदि केंद्र ओ वाले वृत्त पर एक बाह्य बिंदु P से, ये आपका वृत्त आ गया, एक बिंदु P बाहर से आ गया, और आपने क्या किया? दो स्पर्श रेखाएं पी ए और बी आपने ड्रा कर दी, और ये आपका ओ बिंदु हो गया। तो क्या ये मेरे पास एक चक्रीय चतुर्भुज बनने वाला है? बिल्कुल चक्रीय चतुर्भुज बनेगा, क्योंकि अगर आप कोण देखेंगे, चारों कोणों का योग आपके पास 360 डिग्री बन जा रहा है। बिल्कुल चक्रीय है। अब ये कह रहा है, ये तो सत्य है आपका, कोई दो राय नहीं है। और बात करते हैं, एक चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण समान होते हैं, ये जरूरी नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 होता है, जरूर 180 डिग्री होता है, लेकिन दोनों बराबर हो ये जरूरी नहीं है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तर्क
जब भी गलत हुआ है तो सी ऑप्शन हमने लिया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रख पी एक्स जो है एक्स स्क्र माइनस टू एक्स थ्री का ग्राफ एक्स एक्स को -1, 0 और 3, 0 पर काटता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें, क्योंकि y 0 है, पी एक्स है, हमें इसके गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। अगर इसके गुणनखंड बनाए जाए, योग -2 हो और गुणा -3, तो हम कह सकते हैं कि x -3 और x प्लस का 1 ये आपके पास गुणनखंड बन जाएंगे। ओके, एक में से 3 जाएगा तो -2 हो जाएगा, बिल्कुल। और यहां से हमारे पास x का मान जो आ गया 3 आ गया, y का मान -1। ओके, तो बिल्कुल ये पॉइंट आपके सही बन चुके हैं। बात करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की कि शून्य -1 और 3, ये बात भी सत्य है। अब आप बताएं, ये दोनों ही बातें सत्य है। अब बात ये है, क्या नीचे वाले से आप अगर ग्राफ बनाकर क्या ये बता पाते हैं कि इसके शून्य -1 और 3 है? तो हम कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ पर ये ही पॉइंट आपको मिलने वाले हैं और इसी से हम बता पाते हैं कि इसके जो शून्यक है वो ये है। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। चलेगा अगला क्वेश्चन आपके लिए। तर्क त्रिभुज की किसी भी भुजा के समांतर, किसी भी भुजा के समांतर रेखाएं नहीं खींची जा सकती। क्यों भाई, क्यों नहीं खींची जा सकती? भाई खींच सकते हैं, ये आपका त्रिभुज है, क्यों नहीं खींच सकते? खींच सकते हैं, असत्य हो गया। अब ये असत्य हो गया है तो हमारे पास यही ऑप्शन बनता है। ओके, और ऊपर वाली तो थ्योरम है, आपको पता है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के लिए, आप इसको जरूर याद करें। थेल्स प्रेम में है, अनुपातिका प्रेम में भी इसको बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो यही तो है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये आपका त्रिभुज एबीसी आ गया और आपने बीसी के समांतर अगर एक रेखा खींची जो कि आपकी ईएफ है, तो इसने जो अनुपात इनका है वही अनुपात इस भुजा का भी बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जरूर इसको आप याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तर्क है एक बिंदु जो y अक्ष पर स्थित है का निर्देशांक 0 होता है। अब आपको पता है कि y एक्सिस पर अगर कोई बिंदु होगा तो x का मान 0 होगा और y का मान हम b ले लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर निर्देशांक x का निर्देशांक 0 होता है, बिल्कुल सही है। और ये बिंदु जो है y अक्ष पर स्थित है, ये बात भी सत्य है। ओके, तो इसी इसी बात से ये ऑप्शन आपका, ये पॉइंट आपका बन रहा है, तो सही व्याख्या भी हो जाती है। ओके, क्योंकि 0,4 जो होगा वो यही तो होगा, ये x का मान 0,4। ओके, y एक्सिस पर ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए। हाँ जी, तर्क है, कहता कि दो अप्रिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव ऑलवेज एक अप्रिमेय संख्या होती है। ले लीजिएगा, आपने दो अप्रिमेय संख्या ले, ओके, क्या हमेशा ऐसा होगा? दो अप्रिमेय संख्याएं वो एक समान भी हो सकती है, अलग अलग। ये दो अप्रिमेय संख्याएं अगर हम ले लेते हैं, ओके, 2 रूट और 2 8, ओके, और इनकी मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास √16 आ गया। ओके, जो कि मेरा 4 बन रहा है। तो क्या वो अप्रिमेय हो, ये जरूरी नहीं है। ओके, तो ये मेरा असत्य हो गया। अब असत्य हो गया तो मेरे पास सी ऑप्शन है। अभी कहते हैं एक अप्रिमेय संख्या है, इस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है, अप्रिमेय ही होगी, क्योंकि यहाँ पर सही कहा तो सही ही लिखना पड़ेगा। दोनों गलत या दोनों सत्य है तो ऊपर वाले में जाते। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कहता कि रेखिक समीकरण आपको दिया हुआ है a1x b1y प्लस c1 और a2x b2y प्लस c2 के अपरिमित रूप से अनेक हल हो
की कंडीशन आपको दी गई है जो कि बिल्कुल सत्य है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 बिल्कुल सत्य है। सही है कंडीशन। क्या इसके आधार पर क्वेश्चन को हल कर पा रहे अनेक हल होंगे? अनेक हल होंगे तो ये फॉर्मूला काम आएगा, और आएगा तो क्या सत्य है वो? तो कर लेते हैं डायरेक्ट। 5/7, 5/7, 2/6, 2/6 और 6/18। अब देखिएगा, फार्मूला जो है वो कह रहा था कि इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं आए हैं। ओके, 5/7 ये इक्वल नहीं है, ये तो 1/3 हो गया, ये भी आपका 1/3 है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं आया, तो ये मेरा असत्य हो गया है। अभिकथन असत्य है, गलत है, वो डी में मिलता है। ओके, अगर अभिकथन गलत है, ध्यान रखना कि तर्क जरूर आपको सही मिलेगा। अगर तर्क गलत है तो अभिकथन सही मिलेगा। ओके, दोनों सही तो ए और बी का रहता है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये। एक असंभव घटना की प्रागिता शून्य होती है, बिल्कुल शून्य है। ओके, सत्य हो गया। ठीक है, अब एक पासा फेंकने पर संख्या 8, अब संख्या 8 आना क्या है? एक असंभव घटना है, इसकी प्रायिकता शून्य है, बिल्कुल दोनों ही सही और सही व्याख्या है। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए। समांतर श्रेणी A1, A2, A3, A4, 5 का सारव अंतर निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये है कि D आपको an माइनस उससे पहले वाली टर्म an-1 होगी, बिल्कुल सत्य है। क्या ये यहाँ पर काम आने वाला है? सारव अंतर 4 बनेगा, तो 1 में से 5 गया, 4 बनेगा भी। डी हमने निकाला, 1 में से 5 गया जो कि -4। ओके, तो ये मेरा असत्य हो गया है। ये सत्य है, वो असत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, वो असत्य है, तो डी आपका आंसर जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए। एक बहुपद के शून्यकों की संख्या उन बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है जिन पर बहुपद ग्राफ एक्स एक्स को प्रतिच्छेद करता है। बिल्कुल सही है। आपके पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गए। अब ये जो ग्राफ है, इसने कितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया है, काटा है, प्रतिच्छेद किया है, उतने ही शून्य हम यहाँ पर बता पाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 शून्य किसके बन रहे। इसी प्रकार अभिकथन पर काम करते हैं। एक बहुपद का ग्राफ एक्स एक्स को केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो बहुपद के शून्य की संख्या 2 होगी, बिल्कुल सत्य है। तो क्या ये लॉजिक काम आया आपके? बिल्कुल काम आया है। काम आया है, दोनों तो सही है ही और सही व्याख्या भी है, तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये, तर्क पे काम कर लेते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, बिल्कुल लंब होती है। ओके, तो वही बात यहाँ पर है। अगर ये अगर ये आपकी त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो ये टोटल कोण आपका 90 डिग्री का बन जाएगा, बिल्कुल सही बात। अब यहाँ पे कहता कि बाई बिंदु टी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं टी और टी बी है। कौन टी बी ए, कौन टी बी ए, यानी ये आपका टी, ये बी और ये ए, ये 75 डिग्री है, तो बचा हुआ कोण 25 डिग्री है, सत्य हो चुका है। और इसने इसकी मदद की है क्योंकि 90 डिग्री का है, तभी तो 90 में से 75 घटाया, और ये बात हमें तर्क ने बताई है। तर्क ने बताई है तो सही व्याख्या मानी जाएगी। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपको दिया गया है, बिल्कुल सही फार्मूला बताया गया है। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल है, जहाँ एल बी
तथा h आपके पास क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, LBH है। चलेगा, बात करते हैं क्वेश्चन की। दो घन जिनमें प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है को किनारे के साथ किनारा रखकर बनाया गया। इस प्रकार बनेगा ना आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ये बात सही है? नहीं, क्योंकि आपके पास इस घन का जो क्षेत्रफल है और आपने दो घनों को मिलाकर जो क्षेत्रफल बनाएंगे, क्या वो इसके दुगने के बराबर आएगा? तो हम कहेंगे नहीं आएगा। यानी एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल इन दोनों के दुगने के बराबर नहीं होता है, इसका फॉर्मूला अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये मेरा सत्य है, सही है, और ये मेरा गलत है। तो गलत, अभिकथन गलत है तो डी में चले जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एपी का एनवा पद का फॉर्मूला सही है। आपको पता है प्यारे बच्चों कि जब भी आपने जनरल फार्मूला लिखना है किसी भी टर्म को निकालने का, तो ये फार्मूला आपके पास रहता है। ए एन बराबर है फर्स्ट टर्म प्लस में n माइनस वन डी। बिल्कुल सही है। अब क्या ये फार्मूला यहाँ आपकी मदद करने वाला है? क्या इसका आठवां पद जो होगा वो ये बनेगा? तो हल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर मुझे डी डी चाहिए। डी मेरे को मिलेगा जब मैं 1/2 m में से, बटे में क्या है m, अगर इसमें से घटा दूं पहले टर्म जो कि मेरे पास है 1/m। अब m आपके पास एलसीएम हो गया तो डायरेक्ट हम घटा पाएंगे 1 प्लस में 2m, ओके, माइनस में 1, तो 1 से 1 कैंसिल कर दिया तो आपके पास 2 आ गया। ओके, एक से एक चला गया, 2m/m तो 2 आ गया। तो d का मान मेरे पास 2 आ चुका है। अब हम इसका आठवां पद फाइंड आउट कर लेते। आठवां पद निकालना है तो पहला पद आपके पास 1/m है, प्लस में आठवां निकालना तो 8 - 1, तो डी का मान आपके पास 2 आया था। ठीक है, फर्स्ट टर्म 1/m, एन यानी आठवीं टर्म घटा में 1 इंटू में 2, इसको हल किया तो 1/m प्लस में 8 में से 1 गया 2, 14 ये बन रहा। क्या ऐसा ही कुछ है? अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो बिल्कुल सही बात, m एलसीएम आ गया तो 1 प्लस में 14m हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल बढ़ना चाहिए हमें। एक बिंदु का भुज उसकी y एक्स से दूरी पर निर्धारित करता है। एक बिंदु का भुज y एक्स से दूरी निर्धारित, भुज, भुज क्या होती है? भुजा। और भुजा क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास जो एक्स होता है इसको भुजाएं कहते हैं, भुज भी इसको कहा जाता है। कहता है एक बिंदु का भुज, जो भुज है मान कुछ भी मान है, उसकी y एक्स से दूरी निर्धारित करता है। बिल्कुल, अगर आप सपोज कीजिए x का मान 5 है तो ये जो दूरी है 5, ये किससे दूरी दिखा रहा है? y एक्सिस से दूरी दिखा रहा है, तो बिल्कुल सही है। ओके, अब यहां पर कह रहा है कि बिंदु -3,5 की x एक्स से दूरी 3 इकाई है। अब यहाँ पे बिल्कुल 3 इकाई बनेगी। ओके, ये आपका माइनस का 3, 1 2 3, ओके, और ऊपर चला गया 5। ठीक है, तो ये आपका बिंदु आ गया। ठीक है, अब इस बिंदु में हमें बताना था क्या ये एक्स एक्स से 3 इकाई, क्योंकि हमें दूरी है पॉजिटिव लेंगे, -3 हो या 3 हो, दूरी तो पॉजिटिव है, 3 यूनिट रहेंगी। तो बिल्कुल ये बात इसकी सत्य यहाँ पर है, सही है, और इसने इसकी मदद भी की है, तो हम कहेंगे सही व्याख्या यहाँ पर बनती है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन आपकी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो जैसे ही अगली वीडियो हम लेकर आ रहे हैं केस स्टडी के 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बच्चों के लिए, तो वो क्वेश्चन तभी मिलेंगे ना जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वन आप सर्च करते रह जाओगे। तो चलेगा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तरह क्या कह रहा है। एक शून्येतर परिमेय संख्या
और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। शून्येतर परिमेय संख्या यानी नॉन जीरो नंबर कुछ भी ले लिया, 5 ले लिया आपने, और इसके अंदर आपने एक अपरिमेय संख्या जोड़ दी, तो ये आपके पास अपरिमेय संख्या ही बन जाती है। तो ये आपका क्या हो गया? सत्य हो गया। 2 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या, ये आपकी शून्येतर होगी और ये आपकी एक परिमेय संख्या अपरिमेय होगी, ये बिल्कुल। तो इसने इसकी व्याख्या भी कर दी है और सही भी है दोनों। तो ए आंसर इज द राइट आंसर आपका बन जाएगा। यदि यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल अध्ययन S1 और S2 तथा आयतन क्रम से V1 और V2 हो, तो ये अनुपात आपका बनने वाला है। सही है अनुपात तो? देखिएगा, इसको हल करते हैं। तो समय बचाने के लिए मैंने आपके लिए कर दिया है हल। हुआ क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, बड़े सिंपल सी बात आपको बताऊं मैं यहाँ पे। सबसे पहले सरफेस एरिया फर्स्ट का और सेकंड का अगर निकालें तो 4 पाई r1 स्क्वायर 4 पाई r2 स्क्वायर, रेडियस 1 और रेडियस 2। ओके, सरफेस एरिया फार्मूला अनुपात आपके पास आ गया r1/r2 का स्क्वायर। ओके, यहां से r1/r2 करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब वॉल्यूम का अनुपात बनाएं तो 4/3 पाई r1 क्यूब 4/3 पाई r2 का क्यूब। ओके, कैंसिल हो गया और आपके पास r1/r2 का क्यूब यहाँ पर रह गया। ठीक है, तो अब R1 और R2 की वैल्यू S1/S2 है जो कि 1/2 है, और इसका क्यूब करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि आपका ये आपका सत्य यहाँ पर बन गया है। ओके, अब बात करें इसके अभिकथन की। ओके, क्या अभिकथन भी हम इसी प्रकार हल कर सकते हैं? अभिकथन कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया हुआ, यानी S1/S2 जो है वो अनुपात आपको दे दिया 16/9, और डायरेक्ट ये किसके बराबर होता है? ये आपका R1/R2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसके बराबर होता है मेरे भाई, ये आपका हल करें तो आपका R1 और R2 अगर हम निकालेंगे तो आपको पता अंडर हो जाएगा, तो 4/3 हो गया। ओके, भाई फार्मूला ही तो बता रहा है ये फार्मूला देखिए जो हमने किया है। इस फार्मूले हमने क्या देखा? इस फार्मूले ने देखा कि अगर आपको त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए तो सरफेस एरिया का 1/2 कर दीजिएगा, जो कि 4/3 हो जाएगा। अब इनका आयतन अगर आपने निकालना है, अब सीधी सी बात है, आयतन अगर आपने निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? आयतन का अनुपात निकाल दीजिएगा, तो डायरेक्ट इनका आपने क्या कर देना? घन कर देना है। तो 4 का घन करेंगे और 3 का घन करेंगे, तो 4 चौके 16 चौके 64, और ये आपका घन किया तो 3 3 27, 64 27 सही आपका हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? फार्मूला भी मदद कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। फार्मूले ने अभिकथन की सहायता की है इसको हल करने में, तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, 52 ताश के पत्तों की गड्डी में 16 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, तो पहली बात तो इसने यही गलत कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं प्यारे बच्चों, जो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब ये आपका गलत हो गया, अब ये गलत हो गया तो हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा, जहां पर तर्क को गलत बताया, कहीं और गलत नहीं बताया गया है। ओके, अभिकथन पर काम करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, दो पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? एक होता है। ओके, पूरक क्या होती है? एक घटना होना और दूसरा बची हुई घटना, दोनों का योग। ओके, वो घटना और उसकी बची हुई घटना यानी नॉट ऑफ ई का योग जो होता है वो 1 होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ पे कहता कि दो खिलाड़ी सानिया और असनाम एक टेनिस मैच खेलते हैं और मैच जीतने की प्रायिकता 0.79 है, तो क्या मैच जीतने की प्रायिकता असनाम की प्रायिकता 0.21 होगी? बिल्कुल। देखो, दोनों तो मैच नहीं जीत सकते ना, या तो दोनों खेल रहे हैं तो या तो सानिया जीतेगी या आपकी असनाम जीतेगी। अब यहाँ पर सानिया जो जीत रही है
ओके, तो इसके हारने की प्रायिकता जो होगी, अगर ये हारे तो जीतेगी ना अपनी कौन, असनाम। तो असनाम के लिए हम घटा लेते हैं, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 0.21 जो कि सही है। ओके, सो इस पूरे घटना का फार्मूला हेल्प कर रहा है, तो सही व्याख्या भी ये कर रहा है। तो हम जाएंगे यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक प्राकृत संख्या अभाज्य संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या अभाज्य संख्या होती है यदि इस संख्या के केवल दो गुणनखंड हो। बिल्कुल सही कहा, जैसे दो है, दो का एक और दो है ना, तीन है, एक और तीन, ये बात सत्य होगी। चलिए, कहता है एक निष्पक्ष पासा एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 है। अब अगर आपको अभाज्य संख्या का ही नहीं पता तो आप प्रायिकता कैसे निकाल लेंगे? तो अभाज्य संख्या आपकी 2, 3, 5 है ना? किसने बताया? इस डेफिनेशन, इस लॉजिक ने, कि अगर आपको अभाज्य संख्या सर्च करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, तो ये कंडीशन लगाकर कीजिएगा। तो इस कंडीशन के आधार पर हमें 2, 3, 5 मिलेगा। इसकी प्रायिकता तो आपको पता है 3/6 करेंगे, 1/2 आ गया, जो कि आपका यहाँ पर सही हो गया है। ये सही और इसने इसकी हेल्प की है, तो हम जाएंगे सही व्याख्या के साथ, जो कि मेरा ए आंसर बनने वाला है। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। तर्क, लॉजिक। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बिल्कुल होती है जी, हमें किस बात से कोई एतराज नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभिकथन कहता है कि केंद्र ओ वाले वृत्त पर पी ए और पीबी दो स्पर्श रेखाएं हैं। कोण ओ पी ए, यानी यहाँ पर कोण की बात की जाए, ओ पी ए यानी ये जो कोण, ये वाला कोण ओ पी ए, ये वाला जो कोण है ना 30 डिग्री है। ओके, तो ट्रायंगल पी ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। पी ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु तो है, क्यों? क्योंकि ये जो है, ये स्पर्श रेखा इधर जा रही है, ये स्पर्श रेखा इधर जा रही है। ओके, और दोनों की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। अब ये समबाहु त्रिभुज बना कि नहीं बना, ये देखिएगा आप। अब यहाँ पर अगर ये 30 डिग्री एंगल है, ओके, ये 30 डिग्री है, तो ये भी आपका 30 ही होने वाला है। ओके, ओके, अब बच गई बात, ये आपका 30 + 30 हो गया PAB। अब ये जो आपका है ये वाला, ठीक है ना, इसके देखिए ये आपका कितना होगा, 90 डिग्री का, नहीं टोटल आपका 90 डिग्री का हो गया है। एक मिनट, अब यहाँ पे आप देखिएगा पहले बच्चों, अगर हम यहाँ पर, ये आपका 30 डिग्री है, ओके, और तो ये भी आपका 30, ये आपके पास 60 डिग्री आ गया। अब क्योंकि पी ए और पी ए और पी बी जीवाएं हैं, समान है, स्पर्श रेखाएं, सॉरी। ओके, और तो इस हम कह सकते हैं कि ये एक आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि पी बी और पी ए क्या है, स्पर्श रेखाएं बराबर होगी। अब इसका मतलब ये हो गया ना, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। यानी अगर मैंने कहा ये मेरा कोण 1 है, ये मेरा 2 और ये 3, कोण 1, कोण 2 और कोण 3 तीनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास 180 डिग्री आएगा। बिल्कुल सही है। और क्योंकि 1 और 2 तो पहले से बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज में, और इसका मान 60 डिग्री है, तो मेरे पास 180 डिग्री आ गया। दुगना कोण 1, 180 में 60 गया 120, या हम कह सकते हैं कि कोण 1 का मान मेरे पास 60 डिग्री, और यही मेरा कोण 2 है और यही मेरा कोण 3 है। तीनों ही कोण बराबर हो चुके हैं, तो ये मेरा एक समबाहु त्रिभुज भी होगा। अब क्या तर्क कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहा है? बिल्कुल, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर, इसी लॉजिक पर तो पूरा क्वेश्चन हमने किया है, तो तर्क के आधार पर ही अभिकथन को हम कर पाए हैं। अगर इसी चीज को हटा दिया जाए लाइफ में से, तो हम नहीं कर पाएंगे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका
यहां पर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता सदैव एक होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, सही बात है। और घटना होने की बहुत संभावना यदि इसके घटने की प्रायिकता 0.09 है, इसके घटने की प्रायिकता, ओके, तो शायद ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। यदि इसके घटने की प्रायिकता 0.9 है। तो देखिए बिल्कुल घटना की प्रायिकता एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी आपका सत्य है, ये आपका सत्य है, ये भी आपका सत्य है। लेकिन क्या क्या ये जो आपका तर्क है, ये इस इवेंट को क्या नहीं बना रहा है, निश्चित घटना नहीं बना, है ना? तो हम कह सकते हैं कि सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, बी जाएंगे, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। इससे हमें पता नहीं चला ना, इस तर्क से इसका हमें नहीं पता चला कि ये एक निश्चित घटना है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। सही है, बिल्कुल सही सूत्र है आपका। एक उदाहरण है, जरूर देखिएगा एपी के अंदर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 5.5 होगा। चलेगा, 10 संख्याएं हैं, यानी 1 जमा में, 2 जमा में, 3 से लेकर अगर आपने 10 तक योग किया और उसको 10 से भाग कर दिया तो मेरे पास 5.5 आंसर आना चाहिए। अब इनका योग अगर आपने करना, इनका योग करना है तो सूत्र आपके पास ये है, योग करना है 10 का। तो क्या कह रहा है, कहता है कि 10 इंटू में 10 प्लस में 1 को 2 से भाग कर दीजिएगा, तो मेरे पास 10 गुना में 11 बटे में 2 हो गया, 2 इसको कैंसिल करें तो 5 आ गया, मेरा 55 आ गया। 55 योग आ चुका है। और योगफल को 10 से भाग करेंगे, योगफल को 10 से भाग करें तो मेरे पास 5.5 आएगा, जो कि माध्य है। ठीक है, तो ये सूत्र हमारी क्या मदद कर रहा है, सूत्र मदद कर रहा है इनके योग को निकालने में। तो हम कहेंगे तर्क ने हमारी मदद की है अभिकथन को हल करने में। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। किसी घटना के लिए जो इक्वेशन है वो ये है कि प्रायिकता जो होती है ना, 0 से लेकर 1 तक इनके बीच में रहती है। ओके, बिल्कुल सही है, याद रखने वाली बात है। पासों के एक युग्मक को एक बार उछालने पर एक द्विक आने की प्रायिकता 1/6 है। अब अब ये जो प्रायिकता है, युग्म कौन कौन सा बनेगा? अब दो पासे हैं तो आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है, 6 की पावर n, यानी 2 बार अगर आपने उछाला है तो कुल परिणाम आपके 36 हो गए। युग्मक द्विक क्या होता है, जैसे 1 1 आना, 2 और 2 आ जाना, 3 और 3 का आ जाना, ठीक है, और 4 और 4 का आना, ठीक है, 5 और 5, 6 और 6, तो कितनी बार है, सवा 6 बार होगा। तो इसकी प्रायिकता कुल परिणाम 36 6 बार आ रहे हैं तो 1/6, ये भी आपका सत्य है। अब दोनों सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, लेकिन इसने ऊपर वाले की कोई मदद यहाँ पर नहीं की है, डायरेक्ट कोई हेल्प नहीं की है। तो हम कहेंगे सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। चलेगा अगला क्वेश्चन आपके लिए। सभी सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। ये कहना चाहता है कि अगर आपने एक लिया, क्या ये अपरिमेय संख्या आई है? आप कहोगे नहीं आई सर। अगर हम दो लेंगे तो आ रही है ना, दो तो आ गई है, तीन से भी आएगी, चार से फिर नहीं आ रही। ओके, तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक यानी आप एक दो तीन चार पाँच छ, ये धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और उनका वर्गमूल करते हैं, तो क्या हर बार वो अपरिमेय संख्या होती है? तो हम कहते हैं ये मेरा गलत है। अब ये गलत है तो मेरा सी आंसर है, क्योंकि अभिकथन सही होगा, तर्क गलत हो जाता है। अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, सही बात है। ओके, सी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके लिए है। y एक्स पर बिंदु पर x निर्देशांक शून्य होता है, बिल्कुल सही बात है। ओके, आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, y एक्सिस पर जो भी आप बिंदु लेते हैं वहां पर x का मान तो हमने 0 ही लेना है,
ओके, 0,2 ऐसे। इसी प्रकार अगर एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पर एक्स का मान रहेगा, वाई 0 हो जाएगा। यानी वाई पर, यानी एक्स एक्सिस पर दूसरा समीकरण क्या कहलाता है, वाई बराबर 0। और वाई एक्सिस का समीकरण क्या बनता है, एक्स बराबर 0। तो ये कहानी आपकी है, बिल्कुल सही है। कहता है कि बिंदु पर वाई एक्स पर स्थित है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि y एक्स पर है और x का मान 0, तो इसने इसकी मदद भी की है। तो हम कहेंगे सही व्याख्या भी की है, सही व्याख्या की है और दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं यदि b2 यानी डिस्क्रिमिनेंट विविधतर आपका क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाता है। तो बिल्कुल मूल आपके, रूट्स आपके इक्वल होते हैं, सही बात है। अब कहता है कि इसके मूल बराबर हो तो k का मान प्लस माइनस 6 होगा। कर लेते हैं मेरे भाई। ओके, मूल बराबर है तो d को हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे। तो इसका b2 माइनस 4ac अगर हम निकालें, b का मान यहाँ पर k है, k स्क्र माइनस 4, a का मान 3, c का मान 3। अगर इस वैल्यू को हम 0 पुट करें तो k स्क्र माइनस में 36 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम कह सकते हैं k स्क्र मेरा 36 और k का मान मेरा प्लस माइनस 6 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। बात है यहाँ पर क्या मूल बराबर की कंडीशन ने यहाँ पर काम किया है, तो आप कहोगे हाँ सर, हाँ सर, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन मेरी यहाँ पर काम आ रही है, काम आ रही है, तो सही है, तो चलेगा, ए ऑप्शन है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कहता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सही बात है। क्या चक्रीय चतुर्भुज है, एक कोण 70 है तो उसका समकोण कोण 110 डिग्री होगा, ये भी आपका सही। और किसने बताया, इस तर्क ने इसकी मदद की है तो सही व्याख्या है, दोनों सही है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और 48 क्वेश्चन आपके लिए है, कहता कि बिंदु जो है ना ए और बिंदु बी के बीच की दूरी अगर ए बी निकलेगी तो इसी सूत्र से निकलेगी, जो कि सही है। क्या इस सूत्र की मदद से इनके बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1,3 हो सकता है ना, तो करते हैं। 4 में से 1 का स्क्वायर घटा दीजिएगा और 1 में से 3 का स्क्वायर, यानी सूत्र यही आपने लगाया है। तो 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 1 में से 3 गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस में 4 रूट 13 बन रहा है। कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट में गड़बड़ हो तो अलग बात है। 4 में से 1 गया और 1 में से 3 गया, ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो मेरा 13 ही बनेगा, तो ये मेरा यहाँ पर गलत हो गया है। अब ये गलत है तो अभिकथन गलत है, तो डी अपना आंसर लगा दीजिएगा। और लास्ट में बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन की तरफ। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। नहीं, सभी धनात्मक वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं, अभी हमने किया है, ये मेरा गलत है। ये एक परिमेय संख्या, ये सही है। तो जहां पर लॉजिक गलत है वो मेरा सी आंसर बनता है। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, कहता कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु y निर्देशांक शून्य होता है। बिल्कुल बता दिया बार बार कि हमने पढ़ लिया है कि अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है तो इसका समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। और ये मेरा y एक्सिस है तो इसका समीकरण है x बराबर 0। यानी इस y एक्सिस पर x का मान 0 और x एक्सिस पर y 0 होगा। तो ये मेरा सत्य हो गया है। बिंदु एक्स अक्ष पर है, नहीं है, एक्स अक्ष पर है, हाँ है, क्योंकि y मेरा 0 है, y 0 है तो x का मान है, तो ये सत्य है, ये सत्य है, और इसी ने इसकी मदद की है, तो सही व्याख्या बोलेंगे। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन है। अब बारी रहेगी आप बच्चों के, आप बच्चों ने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और जैसे ही 1000 बच्चे इस क्लास को देख लेंगे आपके लिए 50 केस स्टडी क्वेश्चन
इसी चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। तो शुक्रिया सभी टीचर्स का जो यहाँ तक बने रहे अंत तक, तो आप सबका धन्यवाद है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे दिया गया है, पीडीएफ फाइल में ग्रुप का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।